नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है महासमुंद छत्तीसगढ़ से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। सुमन परेशान थी। सड़क किनारे खड़ी वो कभी सड़क पर आती जाती गाड़ियों को देखती तो कभी कलाई घड़ी की ओर। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे को सरक रही थी, उसकी बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। परेशान लहजे में वो स्वयं ही बड़बड़ाई, लगता है आज फिर से लेट हो जाऊंगी कॉलेज के लिए। उसके चेहरे पर झुंझलाहट के भाव नुमाया हो रहे थे। एक बार फिर उसने उम्मीद भरी निगाहों से दाईं ओर देखा। कोई 4 पहिया गाड़ी आ रही थी। सुमन ने इशारा करके गाड़ी रुकवा ली। ड्राइवर ने उससे पूछा, कहाँ जाना है? मैं कॉलेज जाने को लेट हो रही हूँ, कोई साधन नहीं मिल रहा है। अगर आप मुझे लिफ्ट दे देंगे तो मेहरबानी होगी, सुमन बोली। हाँ, मैं कॉलेज की ओर जा रहा हूँ, आओ मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, कहते हुए ड्राइवर ने गेट खोल दिया। सुमन तनिक झिझकी, फिर ड्राइवर की बगल वाली सीट पर जा बैठी। बेलसोंडा से उसका कॉलेज करीब 8 किलोमीटर दूर महासमुंद में था। वो करीब 10 मिनट में अपने कॉलेज पहुंच गई। कॉलेज के सामने पहुंचते ही ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। उतरकर सुमन थैंक यू कहकर तेज कदमों से चली ही थी कि ड्राइवर ने उसे आवाज दी। सुनो। सुनते ही सुमन ने ड्राइवर की तरफ पलटकर देखा तो ड्राइवर ने रुमाल उठाकर सुमन की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये शायद आपका है। गुलाबी रंग के उस रुमाल के एक किनारे पर सफेद रंग के धागे से कढ़ाई की गई थी। उस पर सुमन लिखा हुआ था। हाँ, मेरा ही है, सुमन उससे रुमाल लेते हुए बोली। आपका नाम सुमन है? ड्राइवर ने पूछा। सुमन ने हौले से सिर हिला दिया और मुस्कुराकर कॉलेज की तरफ चली गई। ड्राइवर तब तक सुमन को देखता रहा जब तक वो दिखाई देती रही। सुमन के ओझल हो जाने के बाद वो वहां से चला गया। युवक का नाम था राकेश और वो नदी मोड़ गोड़ारी का रहने वाला था। सुमन से वो बहुत प्रभावित हुआ। इस रूट पर उसका अक्सर आना जाना होता था। इसके बाद वो सुमन के आने जाने के समय उस रोड पर चक्कर लगाने लगा। जब भी सुमन उसे मिलती वो ऐसा जाहिर करता मानो अचानक उससे मुलाकात हो गई हो। वो सुमन को कार से उसके कॉलेज तक और कभी कॉलेज से उसके घर के पास तक छोड़ देता। सुमन इस बात को समझने लगी थी कि इत्तेफाक बार बार नहीं होता। महीने में वो कई बार महासमुंद से बेलासोंडा और बेलासोंडा से महासमुंद आई गई होगी। सफर भले ही 10 मिनट का होता था, लेकिन दोनों को सुकून 24 घंटे के लिए मिल जाया करता था। इस बीच दोनों एक दूसरे के बारे में काफी कुछ जान चुके थे। इस छोटी सी यात्रा के दरमियान दोनों एक दूसरे से खुल गए थे। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गई और कभी कभी वे गाड़ी से लंबी दूरी के लिए घूमने निकलने लगे। एक दिन राकेश लॉन्ग ड्राइव पर निकला तो गाड़ी मालिक ने उसे देख लिया। मालिक ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन शाम को उसने राकेश से पूछा, तुम गाड़ी में किस लड़की को बैठाकर घूमते हो? साहब, किसी को लेकर नहीं घूमता, बस 1-2 बार बेलासोंडा की रहने वाली एक लड़की को उसके कॉलेज तक छोड़ा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। राकेश ने आगे कहा, साहब, मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपकी सेवा करता रहा हूँ। आपके हर आदेश पर मैंने तुरंत अमल किया है और आप इतनी सी बात को लेकर मुझ पर नाराज हो रहे हैं। गाड़ी के मालिक ने साफ साफ कह दिया, तुम्हारे लिए ये इतनी सी बात होगी, लेकिन कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो जवाबदेही तो मेरी होगी। अगर तुम्हें नौकरी करनी है तो ठीक से करो। सैर सपाटे के इतने ही शौकीन हो तो खुद की गाड़ी खरीद लो, फिर जहां चाहो जिसे चाहो बिठाकर घुमाते रहो। मालिक ने 2 टूक कह दिया। राकेश को मालिक की बात चुभ गई। उसने बिना किसी पूर्व सूचना के नौकरी छोड़ दी। दूसरे तीसरे दिन वो सुमन से एक निश्चित जगह पर मिलने पहुंचा। वो अपनी बाइक से गया था। बाइक की सीट पर बैठा वो सुमन का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद सुमन वहां पहुंची। सुमन के बोलने से पहले ही राकेश ने कहा, बाइक पर बैठो। सुमन बाइक पर बैठ गई तो वो बाइक को लेकर चल दिया। उस समय उसकी बाइक का रुख महासमुंद की ओर न होकर रायपुर जाने वाली सड़क की ओर था। सुमन को ये पता नहीं था कि उसके प्रेमी ने नौकरी छोड़ दी है। रास्ते में उसने एक पेड़ के नीचे बाइक खड़ी की, फिर सुमन को मालिक से हुई तकरार के बारे में बताया। ये सुनकर सुमन गंभीर हो गई। वो बोली, उन्होंने जो कहा
वो अपनी जगह सही है। अच्छा खासा काम हाथ से निकल गया। तुम क्यों परेशान हो रही हो सुमन? काम चला गया तो क्या हुआ? हाथ पैर और मेरा हुनर थोड़े ही चला गया है। राकेश ने उसे समझाया। काम करना है तो कहीं भी कर लेंगे। तुम पर ऐसी दर्जनों गाड़ियां और नौकरियां कुर्बान। फिर राकेश जेब के अंदर हाथ डालकर बंद मुट्ठी निकालकर बोला, गैस करो सुमन, इस मुट्ठी में क्या है? मुझे क्या मालूम, वो बोली। सोचो ना, टॉफी है क्या? सुमन ने पूछा। नहीं, और कुछ बताओ। सुमन ने दिमाग पर जोर डाला। फिर उसने अनजान बनते हुए कंधे उचकाए। तभी राकेश बोला, चलो अपनी आंखें बंद करो और हाथ आगे बढ़ाओ। सुमन ने आंखें बंद करके अपनी हथेलियां उसके सामने खोल दी। तभी राकेश ने सुमन की हथेली पर कुछ रखकर कहा, अब अपनी आंखें खोलो। सुमन ने आंखें खोली। एक अंगूठी थी जो अमेरिकन डायमंड की थी और जगमगा रही थी। अंगूठी पर पेड़ के पत्तों से छनकर आती हुई सूर्य की किरणें पड़ रही थी और रिफ्लेक्ट होकर 7 रंगों की किरणें बिखेर रही थी। अंगूठी देखकर सुमन बहुत खुश हुई। कैसा लगा? राकेश ने पूछा। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा है। पहनकर दिखाओ जरा। जब लाए ही हो तो तुम ही पहना दो ना। ये कहती हुई सुमन ने अपना हाथ राकेश की ओर बढ़ा दिया। सुमन के हाथ से अंगूठी लेकर सुमन को पहना दी। उसकी उंगली में अंगूठी अच्छी लग रही थी। सड़क के किनारे गन्ने का एक खेत था। राकेश ने उस ओर इशारा किया तो सुमन बोली, गन्ना खाना चाहते हो तो जाओ ले आओ। ऐसा करते हैं दोनों वहीं खेत में चलते हैं। नहीं नहीं, मुझे गन्ने के झुरमुटों से डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगी। राकेश ने जिद की तो सुमन को झुकना पड़ा। फिर दोनों गन्ने के खेत की ओर बढ़े और खेत में भीतर घुस गए। 2-4 कदम चलने के बाद सुमन ठिठकी तो राकेश बोला, अरे आओ ना, आओ, आती क्यों नहीं? अच्छा सा गन्ना तोड़ेंगे। डरती झिझकती सुमन राकेश के पीछे चलने लगी। गन्ने के सूखे भूरे पत्ते पैरों में दबकर चरमर की आवाज कर रहे थे। जब दोनों काफी भीतर घुस गए तब राकेश ने अपनी बाइक और सड़क की ओर देखा, लेकिन झुरमुटों की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक राकेश ठिठका। उसे ठिठकते देखकर सुमन भी ठिठक पड़ी। राकेश उसकी ओर देखते हुए मुस्कुराया। सुमन यहाँ तक चली आई। गन्ना ही खाना होता तो इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? पहले ही तोड़ लेते। फिर क्यों आए इतनी दूर? मैं अभी भी नहीं समझी। राकेश के होठों पर शरारत उभर आई। वो सुमन के करीब पहुंचा और उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। राकेश ने तर्जनी उंगली को उंगली पर रखा तो सुमन बोली, ओहो, इसलिए मुझे यहाँ इतनी दूर लाए हो? हाँ, तुम तो जानती हो कि वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं कर पाते। जगह भी मुफीद नहीं थी। यहाँ भला हमें कौन देखेगा? ये कहकर राकेश ने सुमन को अपने बाहुपास में लेना चाहा। वो कोई ठोस फैसला ले पाता कि उसने देखा सुमन उसके पीछे देख रही है। वो पीछे पलटा तो एक गाय तेजी से दौड़ती आ रही थी। गाय के पीछे से रखवाली करने वाले किसान की हा हू की आवाज उन दोनों के कानों तक पहुंची। सुमन बोली, चलो यहाँ से, गाय आ रही है। लगता है किसान गाय के पीछे पीछे आ रहा है। फिर कई गायों का झुंड गन्ने में घुस गया। किसान की आवाज भी करीब आती जा रही थी। फिर सुमन वहां नहीं रुकी। वो हाथों से गन्ने के पत्तों को अलग करती हुई वहां से भागी। राकेश भी हड़बड़ाए अंदाज में बाइक की ओर भागा। सुमन हाँफ रही थी। वो हाँफते हुए बोली, खाली ये गन्ने, ऊपर से देखो। उसके सैंडल की पट्टी एक ओर से उखड़ गई थी। पत्तों से हाथ पैर अलग छिल गए थे। सुमन बोली, कहाँ लाकर फंसा दिया? फिर दोनों वहां पर रुके नहीं, बाइक पर बैठकर चले गए। इसके बाद दोनों की मेल मुलाकातों की चर्चाएं पहले कानाफूसी में तब्दील हुई। फिर बेलसोंडा में दोनों की मुलाकात और प्यार की चर्चाएं होने लगी। ये बात सुमन के पिता सुरेंद्र और माँ जमुना के कानों तक भी पहुंची। चूंकि लड़की बालिग हो चुकी थी और बगावत पर उतर सकती थी, इसलिए सुरेंद्र ने सुमन को अपनी बड़ी बेटी हेमलता की ससुराल में उसके पास भेज दिया। सुमन हेमलता के यहाँ 20 से 25 दिन रहकर पिता के घर आ गई। इस बीच राकेश ट्रक चलाने लगा था। गुजरे हुए समय में सुमन और राकेश ने सैकड़ों ख्वाब देखे थे। गांव आने के बाद कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता रहा। 20-25 दिनों की जुदाई के बाद राकेश और सुमन की मुलाकात हुई। राकेश ने उससे शिकायत की, सुमन,
तुम अपनी बहन के पास रायपुर जाकर इतनी मशगूल हो गई कि एक फोन तक नहीं किया। मेरे पास फोन था ही कहाँ। सुमन सफाई में बोली। क्यों, कहाँ गया तुम्हारा फोन? घर वालों ने ले लिया था। नंबर तो जानती हो, फोन किसी से मांग लेती। मैं दीदी की देखभाल में थी। ये क्यों नहीं कहती कि मैं याद ही नहीं रहा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। हमारा मिलना और हमारा प्यार गांव वालों की नजरों में आ चुका है। अब ऐसा लगता है कि हमें एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। सुमन बोली। सुमन, तुम मिलने की बात पर अटकी हो। मैं तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राकेश बोला। हमारे चाहने से क्या होगा? घर वालों और समाज की मंजूरी भी तो जरूरी है। सुमन, तुम्हारी ये बात गलत है। बताओ, जब तुमने मुझसे प्यार किया था तो क्या घर, समाज और परिवार से पूछकर किया था? नहीं, उस समय मुझ पर घर, परिवार और समाज का दबाव नहीं था। और आज मैं इन तीनों की निगाहों में हूँ। मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इनसे लड़कर विद्रोह कर सकूं। सुमन ने कहा। यह बात तुम्हें उस समय सोचनी चाहिए थी, जब प्यार की डगर पर चंद कदम ही बढ़ी थी। अब तो हम बहुत दूर निकल आए हैं सुमन। इसका मतलब तुम मेरा साथ नहीं दोगी। माना कि हम दोनों साल भर साथ रहे, दोस्त की तरह, लेकिन इस अपनेपन को प्यार का नाम नहीं दिया जा सकता। कुछ पल तक हैरानगी, बेचारगी से सुमन की ओर देखकर राकेश बोला। ऐसा मत कहो सुमन, हमारी चाहत को अपनेपन का लबादा मत उड़ाओ। मैंने तुम्हें और खुद को लेकर ढेरों सपने देखे हैं। राकेश, तुम समझने का प्रयास नहीं कर रहे हो या फिर समझना नहीं चाहते। सुमन, तुम क्या समझाना चाह रही हो और मैं क्या नहीं समझ रहा हूँ? तो सुनो, फिर कह रही हूँ कि जिसे तुम प्यार समझ रहे हो वो प्यार नहीं, सिर्फ दोस्ती थी। इसके बाद राकेश के होठों से बेबसी में शब्द निकले। सुमन, जिस प्यार को तुम दोस्ती का नाम दे रही हो, इससे अच्छा है कि इसे बेनामी रहने दो। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा व्यवहार बदल रहा है। राकेश अभी कुछ और बोलने ही जा रहा था कि सुमन ये कहते हुए वहां से चली गई कि तुम्हें जो समझना है समझते रहो। इतना मानकर चलो कि अब मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। उसने राकेश की आवाज को कोई तरजीह ही नहीं दी। फिर वो वहां से चला गया, जहां एक पेड़ के नीचे उसकी बाइक खड़ी थी। सोचों का भवंडर राकेश को झकझोरने लगा था। सुमन आखिर इतनी निर्दयी कैसे हो गई? वो अपने गांव की ओर बढ़ चला। 2 पखवाड़े बाद उसने सुमन से मिलने का मंसूबा बनाया। किसी तरह से वो सुमन से मिलने में कामयाब भी रहा। अब की बार वो सुमन से मिलकर ठोस फैसला लेने के पक्ष में था। वो उस स्थान पर खड़ा रहा जहां पर सुमन से मिलना था। सुमन वहां आई। काफी इंतजार करवाने के बाद वो राकेश से मिली। राकेश ने किसी तरह की भूमिका नहीं बांधी। वो सीधे मुद्दे पर आ गया। सुमन, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सुमन ने उसी अंदाज में जवाब दिया। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। राकेश सुमन की ओर टकटकी लगाकर देखता हुआ बोला। आखिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकती? अच्छा भला कमा लेता हूँ, घर से भी संपन्न हूँ। अपनी हैसियत से बढ़कर तुम्हें वो सब कुछ देने का प्रयास करूँगा जिसकी तुम ख्वाहिश रखती हो। राकेश, मैं साफ साफ बता देती हूँ कि मैं तुमसे किसी भी कीमत पर शादी नहीं कर सकती। राकेश कुछ बोलने ही वाला था कि सुमन ने हाथ उठाकर चुप रहने का इशारा किया। मेरे घर के लोग मेरी शादी जहां करेंगे मुझे मंजूर होगा। उनकी इच्छा के विरुद्ध मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं पहले ही कह चुकी हूं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। और हाँ, अभी तक जो कुछ तुमने मुझे दिया है जस के तस लौटा रही हूँ। सुमन ने एक कैरी बैग राकेश की ओर बढ़ा दिया। अपने पास ही रखो इसे, मैं दी हुई चीज वापस नहीं लेता। तुम्हारी मर्जी। और हाँ, ये ख्याल रखना कि आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। सुमन जाने को हुई तो राकेश ने धमकी दी। सुमन, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ मुझसे होगी। मैं तुम्हें किसी और की दुल्हन बनते नहीं देख सकता। तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं बन पाओगी, याद रखना। कुछ दिन तक राकेश के हवास पर सुमन का इनकार डंक मारता रहा। जलन की आग ने राकेश को बुरी तरह से सुलगा रखा था। उसे करार तभी आता था जब या तो सुमन उसकी हो जाती या वो सुमन के वजूद को मिटा देता। उस पर पागलपन काबिज हो चुका था। दिमागी संतुलन खोता जा रहा था। आखिर उसने एक योजना बना ली। उसी के तहत वो सुमन की रेकी करने लगा।
11 फरवरी 2021 को दोपहर करीब 1:15 बजे सुमन अपनी बहन हेमलता के साथ दवा लेने एक मेडिकल स्टोर पर पहुंची। राकेश कई दिनों से सुमन की टोह में लगा था। किसी छलावे की तरह राकेश सुमन के सामने पहुंच गया। उसके साथ बाइक पर उसके 2 दोस्त भरत निषाद और गोपाल यादव भी थे। अप्रायश्चित रूप से अपने सामने राकेश को देखकर सुमन घबरा गई। राकेश ने दोनों को अपने साथ इसलिए रखा था कि किसी तरह की परेशानी आने पर भरत निषाद और गोपाल यादव उसकी सहायता करेंगे। तभी फुर्ती से देसी तमंचा निकालकर राकेश सुमन की ओर तानते हुए बोला, सुमन तुम मेरी नहीं तो किसी की नहीं। राकेश का खुक्कार चेहरा देखकर सुमन ने डरकर भागना चाहा। तभी राकेश ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी बड़ी बहन हेमलता ने बीच बचाव करने की कोशिश की। जब तक वो कामयाब होती तब तक गोली सुमन की कनपट्टी के बाहर हो चुकी थी। गोली लगते ही सुमन जमीन पर गिर पड़ी। किसी को कुछ समझ नहीं आया। वे तीनों बाइक पर बैठकर वहां से भाग गए। राकेश के कहने पर उसके दोस्तों ने उसे नदी मोड़ के पास बाइक से उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद दोपहर 2:15 बजे राकेश सीधे थाना सिटी कोतवाली महासमुंद पहुंचा और सरेंडर कर दिया। पुलिस को उसने सुमन की हत्या करने की बात बता दी। थाना प्रभारी ने उसे हिरासत में ले लिया और पुलिस टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। थाना प्रभारी ने यह सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी। कुछ ही देर में एडिशनल एसपी मेघा साहू, एसपी प्रफुल्ल ठाकुर के अलावा पुलिस अधिकारी शेर सिंह बंदे, यूआर साहू, संजय सिंह राजपूत, योगेश कुमार सोनी, टीकाराम सारथी इत्यादि भी घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने मृतका के घर वालों से पूछताछ करने के बाद सुमन के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद उसी दिन शाम के समय आरोपी भरत निषाद और गोपाल यादव को उन्हीं के गांव मुडेना से गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश कर 15 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर लिया। रिमांड अवधि पूरी होने से पहले ही पुलिस ने उन्हें फिर से कोर्ट में पेश करके महासमुंद जेल भेज दिया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।